स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे आयरन मैन सूट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, आयरन मैन मेरा फेवरेट करेक्टर है। मतलब ये इकलौता ऐसा करेक्टर है जिसके साथ मैं ग्रो अप किया हूँ। और ये समझिए, ये पिक्चर मैंने अपने होम टाउन में एक थिएटर में देखा था 2008 में। और उसी रोड पे एंड गेम मैंने देखा। तो मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ा लाइफ जर्नी रहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मतलब जब मैंने पहली बार आयरन मैन 1 थिएटर में बड़े स्क्रीन में देख रहा था, उस टाइम तो काफ़ी छोटा था। और उस टाइम मतलब जब टोनी स्टार्क एक्चुअल आर्ट थिएटर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने भी सिनेमाटोग्राफी की है बम की है, मतलब देख के मेरे को भी फील हुआ मैं भी बना सकता हूँ यार, मैं भी करूँगा। एकदम एकदम पैशनेट हो गया था। और हिसाब ये समझिए कि ये पिक्चर के सीरीज को तौर पे देखे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि हम्बल स्टार्ट किए थे। मतलब आयरन मैन का सीधा आर्मर अगर दिखा देते जैसा वो ये मतलब इन्फिनिटी वॉर में था, कोई नहीं हजम कर सब बोलता कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन उन्होंने स्टार्ट मार्क 1 से किया, गाड़ी धीरे 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 आगे ले गए, तब धीरे धीरे लोगों को हजम होने लगी। अच्छा ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर आपको कोई, आप कभी मोबाइल फ़ोन नहीं देखा, धड़ाक से सीधे आपको मॉडर्न स्मार्टफोन दे दे, आपका दिमाग नहीं हैंडल कर पाएगा। लेकिन वही देखिए कि पहले नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आया, बड़का बड़का ईंट आया, फिर वो छोटा हुआ, फिर वो और स्पीड, फिर उसमें कैपेसिटी बढ़ी, धीरे धीरे तो आपको हजम होगा। तो ये बहुत अच्छा किया था इन्होंने थिएटर के हिसाब से। और चूंकि आयरन मैन का जो एक आइडिया है ये विजुअलाइज इतने अच्छे से किया है कि अब काफ़ी सारी मिलिट्री कई सारे देशों की सीधे जाके अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलती है हमका ई चाहिए। कैसे आप करते हैं वो आपका डिपार्टमेंट है, हमको ही चाहिए। तो हिसाब ये समझिए, आयरन मैन बहुत बड़ा एक मतलब फोर्स बन गया है मतलब इंजीनियरिंग में, क्योंकि काफ़ी कंपनी इस पर पैसा खर्च कर रही है। एक दो नहीं, एक दो हज़ार नहीं, कई लाख कंपनी इस पर खर्च कर रही है। तो बात बंद करते हैं कि वो है तो मैजिक ही दिखा रहे हैं, क्योंकि पिक्चर है तो इसमें कर क्या रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है, कर क्या रहा है सूट को। तो सूट के बारे में ये समझिए कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, जो कि बहुत सारी चीज़ बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, यानी समझिए टैंक के लेवल का ताकत रखते हैं। और ये अटैची में आ जाता है। और ये जब मैंने आयरन मैन 2 में देखा था दिमाग ही उड़ गया था, क्योंकि बचपन में मुझे याद है, बहुत थोड़ा सा याद है कि फॉक्स किड्स जैसे आता था उसमें देखता था आयरन मैन का अटैची से करता था। ये जब देखा थिएटर में मेरा दिमाग ही उड़ गया। तो ये समझिए पावरफुल है लेकिन कॉम्पैक्ट भी है। फिर इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका अपना आर्क रिएक्टर, यानी कि इसके पास अपनी न्यूक्लियर एनर्जी है। टेंशन नहीं लेना है, ईंधन का बात नहीं है, बैटरी का बात नहीं है, बम बम है इनके पास। मतलब ऊर्जा को छोड़ के इनके पास कभी दिक्कत नहीं होने वाली। और ये है पावर्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है जो आपके शरीर को बाहर से कवर करता है, एक्सो इसीलिए कहते हैं एक्सटर्नल स्केलेटन। और पावर्ड है यानी कि ये आपका जो कैपेसिटी है, जैसे मान लिया आप 1 किलो उठा सकते हैं तो ये उसको 10 कर देगा। आप 100 किलो उठा पाते हैं तो 100 को वो टन में बदल देगा। तो हिसाब वही समझिए, पावर्ड है। और ये सुपरसोनिक फ्लाइट केपेबल है, यानी कि एक फाइटर जेट, नॉर्मल फाइटर जेट के लेवल पे जा सकता है, जो कि आयरन मैन 1 में सोनिक बूम तक चला जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब सुपरसोनिक जाने के लिए बहुत एनर्जी लगता है। और इसमें ये समझिए, ये तो हुआ इसका मतलब बेसिक चीज़ है, इसमें ये भी एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। यानी कि ये किसी चीज़ को डैमेज कर सकता है, जो इनका फ्यूं फ्यूं करते रहते हैं वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। और इसके बाद इसमें आर्मर भी है, यानी कि इसके अंदर जो आदमी है वो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी हुआ, पत्थर भिड़ा तो गिर गए, या जैसे होता है ना फाइटर जेट में, जैसे मतलब इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया था, फाइटर जेट को थोड़ा सा ही विंग डैमेज हुआ प्लेन स्क्रैप करना पड़ता है, आयरन मैन बहुत डैमेज के बाद भी संभाल पाता है। तो इसका आर्मर भी बहुत बम बम है। तो ये इनके मतलब अगर आप इंजीनियरिंग वाइज देखना चाहते हैं तो ये चीज़ का पहला पावरफुल और कॉम्पैक्ट है। इसका अपना न्यूक्लियर पावर है, पावर्ड एक्सोस्केलेटन है, सुपरसोनिक फ्लाइट जा सकता है, यानी एरोडायनेमिकली काफ़ी इफिशिएंट होना पड़ेगा। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसका मेन ऑफेंस सिस्टम है। और आर्मर है कि जो डिफेंस के तौर पे काम करता है। तो ये कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है पावर पे। तो हिसाब एकदम समझ लीजिए कि आर्क रिएक्टर शुद्ध मैजिक है, वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो अब बात बनता है कि अगर आपको करने का मन है, अगर आपके पास कुछ मैजिकल टेक्नोलॉजी आ जाती है, या आज से 3000 साल आगे देखना चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है। साइंटिफिकली अगर बात करें, फिजिक्स में बात करें, तो है ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण क्यों, समझिए नीलियर फ्यूजन काफ़ी एनर्जी देता है, बम बम है। रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनाता, बम बम है, लेकिन वो रेडिएशन ज़रूर देता है। यानी कि अगर आप फ्यूजन रिएक्टर बनाते हैं, रिएक्टर के अंदर गद गद रेडिएशन होगा, यानी कि दूर से ही आपको मार डालेगा। गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, बस रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं देता। तो यानी आपका रिएक्टर के अंदर ही जितना हुआ हो रहा है, रिएक्टर से बाहर आपका कचरा नहीं निकलता रहेगा, जो कि नॉर्मल पावर प्लांट में होता है। तो इसीलिए लोग फ्यूजन चाहते हैं, ठीक है कचरा हट गया। लेकिन उसके बाद भी साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपको पावर प्लांट आप बना रहे हो तो वो रेडिएशन को, ये मतलब रेडिएशन को मैनेज तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शील्डिंग बनानी पड़ेगी, जो बायोलॉजिकली मटेरियल्स को सेफ रख सके। तो पावर प्लांट के केस में कई टन का कंक्रीट वॉल लगता है। अब आपके कई टन आपके छाती के अंदर लगा नहीं सकते, तो क्या किया जाए, फ्यूजन से ठीक है, फ्यूजन आप चाहते हो,
तो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन किया जाए, क्योंकि रेडिएशन जो आउटपुट होता है वो होता है न्यूट्रॉन से। तो अगर न्यूट्रॉन में कोई भी रिएक्शन, कई सारे सिस्टम से फ्यूजन हो सकता है, और उसमें अगर टोटल आउटपुट मतलब जैसे 1 किलोवाट है, उसका 1% से कम अगर न्यूट्रॉन में आ रहा है तो उसे ए न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। तो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन आपको ऐसा एबिलिटी देता है कि उसकी एनर्जी प्रोटॉन्स में निकलती है, ना कि न्यूट्रॉन में। तो ये आपके पास बेनिफिट हो रहा है, यानी कि आउटपुट जो है थर्मल रेडियो एक्टिव की जगह पे चार्ज पार्टिकल हो रहा है। तो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन आप कर सकते हैं थियोरेटिकली। फिर तो कौन सा फ्यूल उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे बेस्ट मतलब जितना रफली मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें मुझे मिल रहा है फोटोन प्लस बोरॉन। तो अब बोलेंगे बोरॉन, एक्चुअली देखिए ऑलमोस्ट हर चीज़ का फ्यूजन किया जाता है जब तक आप आयरन नहीं जाते। पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट कीजिए हाइड्रोजन से, और आयरन से नीचे बनाइए, उससे ऊपर जितना चाहिए हर चीज़ में फ्यूजन हो सकता है। लिथियम में भी हो सकता है। लिथियम तो न्यूक्लियर वॉरहेड में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजन यील्ड बढ़ाने के लिए। तो हम लोग ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के पीछे क्यों भागते रहते हैं? बात यह है ड्यूटेरियम ट्रिटियम सबसे आसान है, जिसको हम लोग फोड़ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे आसान है। और फोटोन और बोरॉन का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक फोटोन आपको चाहिए जो कि मतलब समझिए हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाएगा, और आपको बोरॉन चाहिए, और भिड़ने के बाद ये कार्बन बन जाता है और खूब सारे आपको अल्फा इमिशंस हो जाते हैं। तो ये काम करता है, और इसका सबसे फायदा है कि इससे रेडिएशन आउटपुट एकदम नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जो भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हैं। तो एनर्जी तो अभी भी है, और ये अगर आपके बॉडी के आर पार गया तो आप गए, तो मतलब रेडिएशन नहीं है तो ये, लेकिन ये हाई एनर्जी पार्टिकल, यही उसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, यानी कि आप इसे डायरेक्ट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। डायरेक्ट मतलब आपको स्टीम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसे स्टर्लिन इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे मतलब ये सिस्टम है, इसके आसपास कॉइल लपेटिए, कॉइल में एक्साइटर करंट डालिए, डायरेक्ट आपको बिजली बनाने लग जाएगा, डायरेक्ट, कुछ टेढ़ा नीचे। तो इतने छोटे एरिया में ये करना थियोरेटिकली पॉसिबल है। और इसको बनाने में जो आयरन मैन के केस में आयरन मैन जल क्यों नहीं जा रहा है इतना, अगर उसके पास पावरफुल रिएक्टर है तो वो डीप थ्रॉटल होना चाहिए, यानी कि उसका पावर आउटपुट, जैसे मान लीजिए अगर मैक्सिमम पावर आउटपुट 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट तो मैं काफ़ी कम बोल रहा हूँ, आयरन मैन सूट के लिए आपको कई मेगावाट के आसपास चाहिए, लेकिन मान लीजिए ठीक है 1 किलोवाट आप रखना चाहते हैं, तो आप उसका थ्रॉटल बनाओगे 10-20 वाट तक आ जाए। आयरन मैन एक्चुअल वो छाती में लगाया था सिर्फ इसलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट चलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लीजिए कितना 50 वाट खाता है, तो 50 वाट आप जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट हीट आपका 1-2% हो रहा होगा, और टोटल देखने के बाद तो यानी आपकी बॉडी को 60 वाट की हीट को डिसिपेट करना पड़ेगा। दिक्कत होगा, आपका पसीना खूब आने वाला है, पानी खूब पियोगे, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। और जैसे ही आपका मेन चेस्ट प्लेट आएगा, जो आर्मर का आयरन मैन 1 में देखिए आयरन का बड़का सा प्लेट, और उसमें यहाँ से सीलिंग लॉक हो जाती है, तब वो बड़े हीट सिंक से कनेक्ट हो गया। अब आप उसका पावर आउटपुट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को उसका थर्मल लोड नहीं लेना है, कूलिंग सिस्टम उसको बाहर से सना। अब तो उसका बम बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना 99% इफिशिएंट है, तो भी प्रॉब्लम होता है ना। 1 मेगावाट का 99% के बाद भी जो 1% बचता है वो आदमी को भूंज के स्वाहा करके भुस्से में बदल देगा। तो इसीलिए डीप थ्रॉटल चाहिए कि जब आयरन मैन का सूट नहीं है उसका थ्रॉटल एकदम नीचे आ जाए, एकदम एकदम डीप थ्रॉटल कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये हो सकता है, फिजिक्स इज गो। बात है इंजीनियरिंग इसको सीधा बोल देता है ना जी ना, दूर से। और इसको अगर स्टेप बाय स्टेप समझना चाहेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको 4 स्टेप देखना होता है। पहला स्टेप इग्निशन, कि क्या आप इग्नाइट कर सकते हैं, यानी फ्यूजन पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोग बहुत साल से करते आ रहे हैं, 1960 से करते आ रहे हैं। ये बच्चों का खेलने का चीज़ है, बच्चे लोग स्कूल प्रोजेक्ट में बनाते हैं। तो बोले भैया ये इतना आसान चीज़ है? हाँ, इग्निशन आसान है। इग्निशन के बाद आता है ब्रेक इवन। यहाँ पे सारे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट फेल हो चुके हैं अभी तक। आज जिस समय ये वीडियो बना रहे हो यानी 2021 के मिड में, अभी तक कोई भी ऐसा रिएक्टर नहीं बना है जो ब्रेक इवन के आसपास भी पहुंचाओ। तो ये ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आप एनर्जी डाल रहे हो इग्नाइट करने के लिए, ठीक है। आप एनर्जी, जैसे ये मैं आपको लेजर इग्निशन फैसिलिटी का बता रहा हूँ, ये कई गीगावाट खाता है इग्नाइट करने के लिए, ठीक है। तो जब आप ईंधन डालें, एनर्जी डाली, इग्नाइट हुआ। आपका मैथमेटिक्स क्या कहता है? आपका मैथमेटिक्स कहता है कि ठीक है मैंने ये किया, मैंने कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से ये होना चाहिए, इसको 10 गीगावाट का हीट आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। आपने एनर्जी डाली, आपने जैसे आप स्पार्क प्लग से स्टार्ट करते हो, स्पार्क प्लग पर गाड़ी नहीं चलती ना, आप तो पेट्रोल बस इग्नाइट करने के लिए देते हैं, तो अपने ये होता ही नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा पावर प्लांट नहीं बन पाया जो ब्रेक इवन कर पाए। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन को हमेशा कहते हैं ना, इट्स ऑलवेज 30 ईयर्स अवे। वही है, क्योंकि हम लोग ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको स्टार्ट करने में जितनी एनर्जी लग रही है उससे कम एनर्जी वो ईंधन को जला के दे पा रहा है। यही हमारी पूरी वही। तो जैसे चाइना लॉल के लिए बोल देता है कि हमारा पावर प्लांट का नाम दे देता है द सन रिएक्टर। अरे पोपट बना रहे हो, सीधे सीधे शुद्ध पोपट, और उनके पास है क्या? घंटा। तो ये समझना बेहद जरूरी होता है कि रिएक्टर बनाना बच्चों का खेल चाहिए, इग्निशन बच्चों का चीज़ है, ब्रेक इवन आज तक कोई नहीं कर पाया, सीधा समझिए।
कोई नहीं कर सकता ब्रेक इवन। वही है आयरन मैन का मेन टेक्नोलॉजी, वही है आपको न्यूक्लियर फिजिक्स करना, फ्यूजन करने में हमारी बैंड बज रही है। ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन और मुश्किल है, और उसमें आप ब्रेक इवन कर लोगे, भगवान जाने आप ऐसा टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते हो। तो वही है, ब्रेक इवन कर पाना मेन दिक्कत है कि आप उसको एक, जैसे वो स्टार्ट करता है मेन ट्रांसफॉर्मर से आप देखते हैं स्टार्ट करता है, तो मान लीजिए उसमें 10 किलोवाट एनर्जी डाल रहा था वो, तो 10 किलोवाट से उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है बम बम। उसके बाद उसको 20 किलोवाट की एनर्जी आउटपुट देना चाहिए, और प्लस वो थ्रॉटल होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए। तो ये ही करने में सारा आइडिया फुस हो जाता है। फिर कन्वर्शन का जैसे मैंने बता दिया कि इसको आप इलेक्ट्रिकल चार्ज आउटपुट निकल रहा है उसे आप ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। ऐसा लैब में किया भी गया है, ये ऐसा चीज़ नहीं जो मैं बस हवा में बोल रहा हूँ, लैब में किया जा चुका है, बस उसका साइज था एक ट्रक का, बहुत बड़ा ट्रक का। तो वही समझिए। और प्लस एनर्जी डेंसिटी, ये फाइनल चीज़ होता है। बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जिनका एनर्जी डेंसिटी इतना कम है कि उसको बना भी ले, जितने आईटर प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूजन सिस्टम में बना भी लें, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बेयरली 11-12 मेगावाट आउटपुट देगा। तो हिसाब वही समझिए, पावर का यही समस्या है। ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन फोटोन बोरॉन सिस्टम से शायद किया जा सके, लेकिन बहुत सारे और प्रॉब्लम हैं जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे एक्सोस्केलेटन का, जो आप देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए एक्सोस्केलेटन काफ़ी जगह पे हाइड्रोलिक पे बनाया जाता है, लेकिन जनरली हाइड्रोलिक आपको काफ़ी हष्ट-पुष्ट तंत्र देगा, लेकिन बात होता है कि बहुत बल्की होता है, काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ये फायर फाइटर्स के लिए एक्सोस्केलेटन बनाया जाता है, काफ़ी बल्की होता है। तो जनरली लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पीछे भागते हैं। कारण ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है, और रिएक्टर जैसे अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ए न्यूट्रॉनिक रिएक्टर का, तो वो आपको दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को सीधा यूज़ करना चाहोगे, जितनी बार आप एनर्जी का फॉर्मेट बदलोगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर हाइड्रोलिक प्रेशर में बदलना चाहते हैं, इफिशिएंसी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप चाहोगे कि इफिशिएंट रहे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल यूज़ कर लें, खपत मतलब जैसे प्रोड्यूस हो रहा है वैसे खपत कर लें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड करके उनका सिस्टम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे किस तरह से ऐसे सारे सिस्टम हम लोग बना चुके हैं, यूएस आर्मी के लिए है, पैरालाइज लोगों के लिए है, हेल्पर्स के तौर पे बनाया जा रहा है। ये सब ऐसा चीज़ नहीं है जो कभी बन नहीं सकता या कभी बना नहीं है, ये सब बन चुका है, मार्केट में है। और इन सब का मेन लिमिट यही होता है कि क्यों पॉपुलर नहीं है, कि बैटरी उतना टिकता नहीं। जैसे यूएस मिलिट्री के केस में उन्होंने सब चीज़ बनाया, तो बैटरी बेयरली कुछ मिनट का चलता है। तो और वही फायर फाइटर के केस में बहुत बड़ा है। तो हिसाब वही समझिए कि ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप सब पावर की समस्या सॉल्व कर देते हैं, तब आप चलिए, तब आप जी रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इनको बहुत सारे छोटे सिंक्रोनस सिस्टम इस्तेमाल करें। आयरन मैन 1 की मूवी को अगर आप सीन बाय सीन देखेंगे, तो उसमें कई सारे जगह पे सीन दिखाया, जैसे ऐसे मेटल आके फिटिंग कर रहा है और घूम रहा है अपने आप। तो बात है, एक मोटर आप काफ़ी छोटा बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा पावर नहीं हो। लेकिन अगर वैसा 100 मोटर लगा देते हैं और सब सिंक्रोनाइज रहता है, तब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी यील्ड कर सकते हैं। हमारा मसल बहुत ताकतवर होता है, मतलब अपने साइज और वजन के हिसाब से देखें, बम बम ताकतवर होता है। तो इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि इसमें जो मसल है, मसल के स्ट्रैंड्स के लेवल पे एनर्जी निकाली जा रही है, वो बम बम एनर्जी होता है। मतलब एक स्ट्रैंड में उतनी जान नहीं है, 10 स्ट्रैंड लगाइए, 3 स्ट्रैंड लगाइए, बहुत हो जाता है। तो बात वही है कि अगर एक्सोस्केलेटन बनाना चाहते हो और आपके पास पावर का लिमिटेशन नहीं है, तो आयरन मैन जैसा मजबूती के लिए आपको खूब सारे छोटे और सिंक्रोनस सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर आर्मर के तौर पे यहीं पे एक्सोस्केलेटन के ऊपर ही आर्मर लगाया जाता है। तो बोले मिलिट्री क्यों नहीं आर्मर इस पर पोतती है? बात वही है, जैसे ही आर्मर पोतने की कोशिश की मिलिट्री, सीधा बैटरी खत्म, बैटरी चालू होने से पहले खत्म हो जाता था। तो वही है, तो आयरन मैन की इसमें एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लगाइए ओवरलैपिंग आर्मर। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आयरन मैन के डिज़ाइन में। हमेशा मैं पिक्चर पर ध्यान देता हूँ कि उनका सारा आर्मर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, मतलब कोई भी खुला जॉइंट नहीं दिखेगा आपको, तो काफ़ी अच्छा है। अब दूसरा समस्या आता है कि आपको बहुत एडवांस एआई चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिना उसके इस तरह के सूट को चलाना लगभग नामुमकिन है। ये सब सूट में भी काफ़ी एडवांस कंप्यूटर सिस्टम लगता है और ब्रेन इंटरफेस लगता है। कुछ केसेस में ये लिटरली इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, मतलब स्किन के ऊपर ही रहता है। इलेक्ट्रोड्स आपका मसल का स्पैजम को ट्रिगर करेगा कि मसल आप मूव करना चाह रहे हो, मसल में सिग्नल गया, वो सिग्नल को रीड करके एक्सोस्केलेटन बिहेव कर रहा है। तभी एक्सोस्केलेटन को पता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बिना उसके एक्सोस्केलेटन नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप रिमोट कंट्रोल से नहीं चला रहे हो, आपको तुरंत इंस्टिंक्टली लेवल पर करना पड़ेगा। और ये जैसे हेलो लोर यूनिवर्स में ये था कि मतलब म्योल्नियर आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिए, तो नॉर्मल इंसान उसमें जैसे ही जाता था मर जाता था। कारण ये था कि अगर हिलाया स्पैजम हो जाएगा, मतलब सूट ओवर एम्पलीफाई कर दिया, डैमेज हो गया, आदमी अंदर गया ऊपर। तो वही आयरन मैन के सूट के जैसा अगर आप बना भी लेते हैं सिस्टम, तो आपको बहुत हाई लेवल का एआई चाहिए और ब्रेन इंटरफेस चाहिए, ताकि सूट सोचे नहीं, आपको नहीं सोचना है, आपको जैसे कुछ कैच करना है, पहचान, आप दिमाग नहीं लगाओगे। अच्छा आ रहा है कोई सामान, उसका स्पीड देखो, उसका एनालाइज करो। अच्छा मसल उठाना शुरू किया, अच्छा मसल को स्लो करो, ब्रेक करो, एंगल करो, नहीं कैप्टन अमेरिका पे शील्ड फेंक रहा है, आपको फचांग से ऐसे पकड़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो वही बहुत एडवांस एआई चाहिए, जो आयरन मैन के पास है जारवस के तौर पे। और कूलिंग बहुत चाहिए होगा, कूलिंग, इनको रिएक्टर को भी कूल रखना है और बहुत सारा और भी कूल करना है। ये बात मतलब मुझे बहुत यूनिक लगता है आयरन मैन सूट है, कि इनका सूट इतना लो एनर्जी पर चलता है कि आर्म लोग के बगल में वो खड़े हैं और बंदा जिंदा है, हम बोले भाई बंदा भूंज जाएगा, इतना ज़्यादा उसको कूलिंग चाहिए होगी। तो वही समझिए एक्सोस्केलेटन में ये है, ये भी कुछ हद तक किया जा सकता है।
अब बात करते हैं फ्लाइट का, यानी ये उड़ता है। यहीं पे समझिए ये शुद्ध मैजिक है। मैं मतलब किसी तरह रोग आके आर्क रिएक्टर को हजम कर जाऊँ। एक्सोस्केलेटन को तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बनाने पे आ गए, और मिलिट्री के केस में इनका ये है कि ठीक है हम बैटरी नहीं बना सकते, तो पावर रखते हैं कि केबल का इस्तेमाल करके, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर में केबल का इस्तेमाल करके जो शिप में मतलब उनको बड़ा बड़ा रॉकेट को लोड करना रहता है फाइटर जेट्स में, वो सब का काम अगर ऑटोमेट हो जाए वो भी कर लेंगे। तो कुछ तो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ जैसे उड़ने का बात आता है, खत्म। अब कोई साइंस मुझे नहीं पता जिसके इसको उड़ाना पॉसिबल हो, क्योंकि ये समझिए कर क्या रहे हैं, ये एनर्जी ले रहे हैं उसे प्रोपल्शन में बदल दे रहे हैं किसी तरह से। आप बोलेंगे आयन इंजन प्रोपेलेंट खाता है, आयरन मैन के सूट में प्रोपेलेंट नहीं लगता है, मतलब ऐसा कभी दिखाया नहीं गया है। और मेन है चूंकि ये ऑलमोस्ट स्पेस में भी काम करता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड तक चले जाते हैं, तो सीधा सीधा है कि इनका पास प्रोपेलेंट तो है नहीं, और आयन प्रोपोर्शन बहुत लो एनर्जी रहता है। तो हिसाब वही है कि किसी तरह बिना प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किए ये पुश कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही इनका मतलब ऐसा चीज़ है जिसको मैं मतलब चाह के भी मतलब साइंटिफिकली नहीं डिस्क्राइब कर सकता। फिर आप कहोगे कि फोटॉन्स तो ऐसा कर सकता है कि फोटॉन्स में मतलब मास नहीं होता और आप एनर्जी से फोटॉन्स बना सकते हैं, फोटॉन से आप फिजिकली पुश कर सकते हैं। ये बात एकदम 100% सही है। बस बात यह है कि अगर आयरन मैन जैसा चीज़, जैसे मान लीजिए इसका टोटल सिस्टम वेट बहुत हल्का है, 200 किलो ही है मान लीजिए टोटल, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला के सूट को मिला के 200 किलो, जो कि बहुत हल्का आयरन मैन सूट है। मान लीजिए 200 किलो भी है, 200 किलो को 1G के एनवायरनमेंट में मूव करने के लिए आपको जितना लाइट प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो उतना ज़्यादा लाइट होगा कि सन डिम दिखने लगेगा। और सन डिम इसलिए नहीं, सन में एनर्जी कम है। बात है कि हम लोग के पास बहुत कम आता है ना सन का 100% एनर्जी हमारे पास नहीं आता, सन का बहुत थोड़ा आता है। तो जैसे आप लोग देखते हैं मीटेरॉइड स्ट्राइक हो रहा है, दिन है, मीटेरॉइड घुस रहा है और वो इतना तेज ग्लो करता है कि वो शैडो कास्ट कर देता है दिन में, वैसा होगा आयरन मैन का सूट, इतना ब्राइट ग्लो करेगा उसका रिपल्सर्स कि ऑलमोस्ट लिटरली कई 100 किलोमीटर तक लोग अंधे हो जाएंगे या जल जाएंगे, कि फोटॉन्स में उतना सही एनर्जी कपलिंग नहीं है। तो बिना प्रोपेलेंट के प्रोपल्शन कर लेना, यही ऐसा चीज़ है जिसको मैं मतलब चाह के भी नहीं हजम कर पा रहा हूँ। और हिसाब ये समझिए काफ़ी लोगों का ना म्यून बेस्ड है, मतलब इसके कॉमिक्स में ये है कि ये म्यून बेस्ड सिस्टम है। म्यून्स बनाया जाता है लेकिन उससे कुछ खास होता नहीं है, प्लस म्यून्स आप किसी चीज़ पे फायर करेंगे, जैसे फायर मारेंगे वो सीधे आर पार चला जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं उससे। वो मतलब पार्टिकल एक्सेलेरेटर से बनता है, और कोई भी पार्टिकल में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है वो सब चीज़ के आर पार जाएगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये इसका ऐसा चीज़ है जिसको मतलब मैं आपको सेल कर सकता हूँ रिएक्टर। एक्सोस्केलेटन तो बनने लगे हैं तो चलो वो भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन जैसे फ्लाइट का बात आ जाता है, क्षमा कीजिए, फ्लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब आप भले कह सकते हो कि चाइनीज़ का जो वो सिस्टम था माइक्रोवेव जेट इंजन, चलिए वो भी डाल देते हैं, बस उसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है कि भैया ये यानी तभी काम करेगा जब एटमॉस्फेयर है, यानी कि अंतरिक्ष में नहीं काम करेगा, और आयरन मैन का सूट अंतरिक्ष में काम करता है। तो इसीलिए ये ऐसा स्टेप है जिसको मैं नहीं डिकोड कर पा रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आयरन मैन सूट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो, मज़ा आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। धन्यवाद।